हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रिटिश संविधान की परंपराएं। इस लेक्चर में हम ब्रिटिश संविधान से रिलेटेड परंपराओं को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम आपको याद दिला दें कि संविधान क्या होता है। दोस्तों, संविधान ऐसे कुछ नियमों का समूह होता है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। कानून लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं। इंग्लैंड का संविधान जो है विश्व के अलिखित संविधानों में सबसे प्राचीन माना जाता है। और जब हम इंग्लैंड के संविधान के स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंग्लैंड के संविधान के स्रोतों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो है वहाँ के रीति रिवाज और परंपराएं। ऐसा क्यों है? क्योंकि राजनीतिक व्यवहार का क्षेत्र आप जानते हैं बहुत ही विस्तृत है, विशाल है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक नियमों की लिखित रूप में व्यवस्था करना कठिन ही नहीं असंभव सा लगता है। इसलिए हर एक देश में कुछ अलिखित नियम होते हैं जो शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राजनीतिक व्यवहार के इन अलिखित नियमों को ही साधारण भाषा में प्रथाएं या रीति रिवाज कहा जाता है। तो आज हम आपको इंग्लैंड के संविधान से जुड़ी कुछ परंपराओं रीति रिवाजों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो आइए यही जान लें कि कन्वेंशंस या परंपराओं का मतलब क्या होता है। दोस्तों, परंपराएं जो हैं वो जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि एक तरीके से राजनीतिक व्यवहार के वो अलिखित नियम हैं, अनरिटन रूल्स ऑफ पॉलिटिकल कंडक्ट हैं जो किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा बनाए नहीं गए हैं बल्कि जिनका धीरे धीरे विकास हुआ है, जिनको लोगों ने अपना लिया है और जो पार्ट एंड पार्सल बन गए हैं व्यवस्था का। और एक तरीके से अगर एंसन के शब्दों में कहें तो कन्वेंशंस आर द कस्टम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले कन्वेंशंस को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम इसको कानून से अलग करके देख लेते हैं। तो अगर कानून और कन्वेंशंस में भेद किया जाए तो सबसे पहले तो आपको पहला भेद यही मिलेगा कि जो कानून है वो लिखित होते हैं लेकिन परंपराएं अलिखित होती हैं। कानून जो हैं वो बनाए जाते हैं जबकि परंपराएं अपने आप बन जाती हैं। जो परंपराएं हैं उनको चेंज करने का कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता है, लेकिन कानूनों को चेंज करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है। कन्वेंशंस जो हैं उनको कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करते। आपके यहाँ क्या परंपरा चल रही है उसकी दुहाई देकर आप कोर्ट में न्याय नहीं मांग सकते, लेकिन कानूनों को न्यायालय मान्यता देता है। इसके अलावा जो कन्वेंशंस है अगर आप उनका उल्लंघन करते हैं तो न्यायालय आपको किसी प्रकार का दंड नहीं दे सकता, यानी कन्वेंशंस डोंट इनवाइट एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट। लेकिन लॉ जो है अगर आप उनको ब्रेक करते हैं तो आपको सजा मिलनी तय है। यानी हम अगर इस आधार पे प्रथाओं की या कन्वेंशंस की कुछ विशेषताएं देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रथाओं का निर्माण नहीं किया जाता, वो अपने आप अस्तित्व में आ जाती हैं। इनका कोई लिखित रूप भी नहीं पाया जाता बल्कि अनरिटन होती हैं। ये अनिश्चित होती हैं, यानी हर एक व्यक्ति अपने भिन्न भिन्न अर्थ निकाल सकता है। परंपराओं को बदलने की कोई निश्चित विधि नहीं है। जब लोग एक प्रथा का पालन करना छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाती है। और प्रथाओं का एक और गुण या विशेषता ये भी है कि न्यायालय इन्हें मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन इनकी अच्छी चीज़ ये भी है कि संविधान को बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करके ये उसको क्रियाशील बनाए रखती हैं। तो आई होप आपको कानून और परंपरा में भेद समझ आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण परंपराओं के बारे में जो ब्रिटिश संविधान में खास स्थान रखती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम्राट यानी किंग से रिलेटेड कुछ प्रथाएं। सबसे पहली प्रथा क्या है कि किंग रिमेन्स अलूफ फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स, यानी जो राजा है वो पार्टी पॉलिटिक्स से अलग रहता है। सम्राट जो है ही इज़ अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और वो अपने सारे काम मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही करता है। उसके हर काम से संबंधित मंत्री के मतलब हर एक काम पे जो संबंधित मंत्री है वो हस्ताक्षर करता है। हालांकि सारा शासन उसी के नाम पे चलता है पर उसका किसी काम के लिए उत्तरदायित्व नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके सारे काम के जो निर्णय है वो मंत्रिमंडल लेता है, इसलिए मंत्रिमंडल उत्तरदायी
होता है। तो किंग जो है वो कैसा है, केवल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नाम मात्र का कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल है। इसके अलावा आप देखेंगे एक और परंपरा है, वो ये है कि जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय के बाद जो सम्राट है उसने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करनी छोड़ दी थी। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करता है। सम्राट मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता और ना ही वो मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कॉमन सदन में जिस दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को ही सम्राट प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। वो अपनी इच्छा से किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद मंत्रिमंडल के संगठन के लिए जो भी है प्रधानमंत्री को कहता है वो कि भाई आप अपना जो मंत्रिमंडल बनाना चाहें वो बना लीजिए। यानी किंग क्या करता है, किंग मेजोरिटी पार्टी के लीडर को अपॉइंट करता है हाउस ऑफ कॉमन्स में एज अ प्राइम मिनिस्टर, और फिर प्राइम मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स की नियुक्ति करता है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि जो सम्राट है वो प्रधानमंत्री का परामर्श भी मान लेता है कई बार कॉमन सभा को भंग करने के लिए। तो प्रधानमंत्री की इच्छा और परामर्श के बिना वो कॉमन सदन को भंग नहीं कर सकता। संसद को तभी भंग किया जाएगा यदि ऐसा करने के लिए प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श दे। इसके अलावा कभी भी 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले किसी भी कारणवश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अगर त्यागपत्र दे दें तो सम्राट विरोधी दल के नेता को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो ये जो हमने अभी काम डिस्कस किए हैं, ये काम किसी कानून का परिणाम नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से ये परंपराओं की उपज है। और जैसा मैंने इसमें आपको एग्जाम्पल भी दिया कि मंत्रिमंडल में जॉर्ज प्रथम और द्वितीय ने जाना छोड़ दिया था, इस वजह से वहाँ पे परंपरा पड़ी कि मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। तो ये सारी कन्वेंशंस जो परंपराएं हैं वो वहाँ सम्राट के पद से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्पीकर के पद से संबंधित कन्वेंशंस के बारे में, परंपराओं के बारे में। तो स्पीकर के पद से संबंधित परंपराओं की अगर हम बात करें तो जो जो ऑफिसर कॉमन सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है उसे हम स्पीकर कहते हैं। और स्पीकर का चुनाव जो है वो कॉमन्स हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य मिलकर करते हैं। इसके बारे में परंपरा क्या है, इसके बारे में सबसे पहली परंपरा ये है कि स्पीकर जो है वो अनअपोज्ड चुना जाता है। यानी एक बार जब कोई व्यक्ति स्पीकर के पद पर खड़ा होता है तो बाकी और लोग जो हैं वो प्रतिद्वंदी के तौर पे नॉमिनेशन नहीं भरते हैं। तो इस प्रकार से वो सर्वसम्मति से चुना जाता है। और इसके अलावा एक बार ये परंपरा ये भी है कि एक दफ़ा स्पीकर चुने जाने के बाद जब तक चाहे वो इस पद पे रह सकता है यदि वो सदन का सदस्य बनने में सफल हो जाता है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि स्पीकर चुने जाने के बाद वो अपने दल से राजनीतिक संबंध तोड़ देता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठे और निष्पक्ष रूप से काम करे। यानी स्पीकर के बारे में हमें 3 प्रकार की परंपराएं देखने को मिलती है। पहला तो ये कि स्पीकर सदन का सदस्य बन सके, इसलिए चुनाव में कोई भी दल अपना प्रत्याशी उसके खिलाफ खड़ा नहीं करता, यानी निर्विरोध कॉमन सदन का सदस्य बनता है, स्पीकर बनता है। वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर की परंपरा है, यानी एक बार स्पीकर बन जाए तो वो लाइफ टाइम भी स्पीकर बना रह सकता है। और तीसरी बात हमने देखी कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के निष्पक्ष तौर पर काम करता है। आइए देखते हैं संसद से संबंधित कुछ परंपराओं को कि ब्रिटेन में संसद से रिलेटेड क्या क्या परंपराएं हैं। सबसे पहली परंपरा तो वहाँ पे ये है कि वहाँ संसद का साल में एक सत्र बुलाना अनिवार्य है। हालांकि कितने सेशन बुलाए जा सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है, पर एक तो होना ही चाहिए। दूसरा है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी संसद का द्विसदनीय होना। आरंभ में ऐसा लगता था कि इंग्लैंड में 3 सदनीय विधान पालिका बनेगी, क्योंकि वहाँ 3 तरह के प्रतिनिधि थे, कुछ चर्च के प्रतिनिधि थे, कुछ जागीरदारों के प्रतिनिधि थे, कुछ कॉमन लोगों के प्रतिनिधि थे। पर क्योंकि वहाँ पे जो चर्च के प्रतिनिधि थे और जो जागीरदारों के प्रतिनिधि थे उनके हित लगभग समान थे, इसलिए उन्होंने मिलकर एक सदन बनाया, लॉर्ड सदन, और बाकी कॉमन पीपल्स ने मिलकर एक सदन बनाया, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इस प्रकार से वहाँ पे एक परंपरा पड़ी
कि इंग्लैंड में संसद के निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स और उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा गया, और इस प्रकार से इंग्लैंड में द्विसदनीय विधान पालिका अस्तित्व में आई। तो ये किसी कानून का परिणाम नहीं है कि दो सदन होंगे, ऐतिहासिक घटना की उपज है, विशुद्ध तौर पे परंपरा पे आधारित है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो संसद का अधिवेशन है वो एक किंग की स्पीच के साथ शुरू होता है, और जब भी कोई बिल जो है वो कानून बनता है तो उसे 3 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि यदि कॉमन सदन के पास बिल को लोड सदन के पास कराने में रुकावट डालने का प्रयास करता है तो प्रधानमंत्री किंग या क्वीन को कह के कितने भी सदस्य लोड सदन में मनोनीत करवा सकता है जिससे कि उसका बहुमत हो जाए और वो अपने विचारों के सदस्यों के समर्थन से लोड सदन से बिल पास करवा सके। तो संसद के किसी भी बिल पे 3 वाचन होते हैं और उसके बाद ही बिल को पास या रद्द घोषित किया जाता है। तो ये थी ब्रिटिश पार्लियामेंट से संबंधित परंपराएं। आइए अब देखते हैं कैबिनेट से रिलेटेड, मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ परंपराएं। सबसे पहला तो ये कि लीडर ऑफ कैबिनेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, और ये हाउस ऑफ कॉमन से लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल का जो नेता है प्रधानमंत्री, उसको सम्राट नियुक्त करते हैं। परंतु प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट जो है वो स्वतंत्र नहीं है, वो केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जो कॉमन सदन में बहुमत दल का नेता होता है, और ये परंपरा वहाँ 1923 से ही चल रही है। तो इसका दूसरा अर्थ ये भी ले सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो लोड सदन से नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो सारे एमपीज होते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी वो दोनों सदनों से हो सकते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड से भी हो सकते हैं और कॉमन सदन से भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक परंपरा ये है कि कैबिनेट केवल तभी तक अपने पद पर काम कर सकती है जब तक कि उसे कॉमन सदन में बहुमत है। यदि हाउस ऑफ कॉमन्स में मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो ऐसे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि किसी एक मंत्री की गलती के कारण अविश्वास पास होता है तो भी मंत्री समेत सारे मंत्रिमंडल को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट की परंपरा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी का, संकट का समय होता है तो उस समय में जो कैबिनेट बनाई जाती है, जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है, उसमें सारी डिफरेंट पार्टी जो भी वहाँ पर राजनीतिक दल हैं सबके सदस्यों को मिला करके बनाया जाता है, और ऐसी गवर्नमेंट को नेशनल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये थी परंपराएं ब्रिटिश कैबिनेट से रिलेटेड। आइए अब देखते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस से रिलेटेड कन्वेंशंस के बारे में, उपनिवेशों से संबंधित परंपराएं। तो दोस्तों सबसे पहले बात तो ये कि कॉमनवेल्थ का कोई सदस्य बनना चाहता है या नहीं, ये कॉमनवेल्थ की सदस्यता वॉलेंट्री है, और कॉमनवेल्थ में जनरली वो देश हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक परंपरा ये भी है कि इंग्लैंड की संसद द्वारा निर्मित जो कानून है वो किसी उपनिवेश में लागू नहीं होते हैं, किसी कॉमनवेल्थ कंट्री में लागू नहीं होते हैं। हाँ, अगर कॉमनवेल्थ कंट्री खुद रिक्वेस्ट करें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट उनके लिए कानून बना सकती है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ब्रिटिश जो इंग्लैंड का जो राज्य सिंहासन है, अगर उसके उत्तराधिकार के संबंध में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसके लिए उपनिवेशों की संसद की स्वीकृति जरूरी होती है। यानी यहाँ पे कॉमनवेल्थ की जो पार्लियामेंट्स हैं वो मायने रखती हैं, उनसे सलाह मशविरा लिया जाता है। इसके अलावा सम्राट जो है वो उपनिवेशों के संबंध में सारे कार्य करने से पहले मंत्रिमंडल की सलाह लेता है, और इसके साथ ही वो संबंधित उपनिवेश के मंत्रिमंडल से भी सलाह लेता है, यानी केवल मनमर्जी नहीं चलाते हैं, दोनों की बातें सुनी जाती हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें कि भाई ये जो परंपराएं हैं, चाहे वो किंग से रिलेटेड हो, चाहे वो पार्लियामेंट से रिलेटेड हो, या कैबिनेट से रिलेटेड हो, या स्पीकर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आखिर इनके पीछे सैंक्शंस क्या है, क्या वजह है जिनकी वजह से कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है।
इनका क्या संवैधानिक महत्व है? तो इसके बारे में प्रोफेसर डायसी ने कहा है कि ब्रिटेन में इन परंपराओं को या रीति रिवाजों को इसलिए माना जाता है क्योंकि इफ़ अ कन्वेंशन इज़ वायलेटेड अ लॉ गेट्स वायलेटेड। अगर एक कन्वेंशन को वायलेट कर दिया जाए तो एक लॉ का भी वायलेशन हो जाता है। ऐसा ना हो, इस वजह से वहाँ पर जो है परंपराओं का पालन किया जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल देखिए कि जैसे वहाँ पे एक परंपरा हमने आपको बताई कि संसद का साल में एक अधिवेशन हो जाना चाहिए। अब सपोज करिए इस परंपरा का पालन नहीं किया गया और साल में संसद का अधिवेशन नहीं बुलाया गया। अब वहाँ पे बजट पास नहीं हो पाएगा क्योंकि संसद का अधिवेशन ही नहीं हुआ, और क्योंकि पास नहीं हुआ इस वजह से और बहुत सारे काम जो हैं वो रुक जाएंगे। तो इस वजह से कहते हैं कि कन्वेंशंस जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर उनको फॉलो नहीं किया जाता तो किसी न किसी कानून का उल्लंघन हो ही जाता है। इसके अलावा कन्वेंशंस जो हैं उनको कोड ऑफ ऑनर माना जाता है और इनके पीछे पब्लिक ओपिनियन की शक्ति होती है। जो ब्रिटिश पीपल हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के हैं, और क्योंकि ये कंजर्वेटिव नेचर के हैं इसलिए वो अपनी पुरानी संस्थाओं को, पुरानी मान्यताओं और रीति रिवाजों को बनाए रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि आप देखिए 21वीं शताब्दी में भी ब्रिटिश लोग जो हैं वो किंग या क्वीन के पद को बनाए हुए हैं, राजतंत्र को बनाए हुए हैं, ढो रहे हैं। तो लेकिन इनकी जो कन्वेंशंस हैं उनकी खूबी ये है कि वो कन्वेंशन डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं। आप देखिए खूबसूरती कि वहाँ पे राजतंत्र के होते हुए भी वहाँ के लोग इतनी स्वतंत्रताओं को, इतने अधिकारों को एंजॉय करते हैं जितना कि हमारे जैसे देश के लोग लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद, एक लिखित संविधान होने के बावजूद भी शायद नहीं कर पाते हैं। तो ये वहाँ की कन्वेंशंस की खूबसूरती है जिसकी वजह से वहाँ की कन्वेंशंस को लोग इतनी मान्यता देते हैं और उनका वायलेशन नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो है इनकी परंपराओं के पीछे की अगर हम मान्यता तो हमने देख ली, अब इनका संवैधानिक महत्व और देख लेते हैं। और इनके महत्व की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि इन्होंने निरंकुश राजतंत्र को सीमित राजतंत्र में बदल के रख दिया है। यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन को डायनामिक बना के रखती हैं, यानी परंपराओं की वजह से बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा बहसबाजी की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ परंपराएं जो है अपना स्वरूप चेंज कर लेती हैं। इसके अलावा इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को वर्केबल शेप दी है, और ये मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है खासकर ब्रिटेन के मामले में। और आप ये भी देखिए कि परंपराओं ने ही वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश की है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को डेमोक्रेटिक बना दिया है, और इसी वजह से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने में भी मदद की है। तो फाइनली कंक्लूजन के तौर पे हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के मामले में वहाँ की जो कन्वेंशंस हैं, जो परंपराएं हैं, वो लाइफ ब्लड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के तौर पे काम करती हैं। उनके पॉलिटिकल सिस्टम को इन परंपराओं के बिना इमेजिन भी नहीं किया जा सकता कि वो इसके बिना काम कर लेंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान के मामले में जो परंपराएं हैं वो काफ़ी महत्व रखती हैं, और वो वहाँ के संविधान को न केवल समय अनुसार एक शेप देती हैं बल्कि उनकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाती हैं, वहाँ के लोगों के दिलों में रचती बसती हैं, और इस वजह से उनको न केवल मान्यता प्राप्त है बल्कि लोग उनको दिल से फॉलो भी करते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या जाना। सबसे पहले दोस्तों हमने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशंस में भी हमने बताया कि रिटन अनरिटन दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूशंस पाए जाते हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में जो कन्वेंशंस हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। फिर हमने आपको कन्वेंशंस का मतलब बताया, फिर हमने देखा कि कन्वेंशंस और लॉ के बीच में क्या अंतर होता है। इसके बाद हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में कुछ परंपराएं देखी, खासकर राजा से संबंधित परंपराएं वहाँ
स्पीकर के संबंध में क्या क्या परंपराएं हैं, पार्लियामेंट के संबंध में क्या क्या परंपराएं हैं, और कैबिनेट सिस्टम से रिलेटेड कन्वेंशंस और कॉमनवेल्थ नेशन से रिलेटेड कन्वेंशंस को हमने डिटेल में जाना। फिर हमने जाना कि जो परंपराएं हैं लोग इनको क्यों फॉलो करते हैं, इनके पीछे कौन सी शक्ति काम करती है। फिर हमने परंपराओं के महत्व पर चर्चा की, और अंत में हमने परंपरा जो है वो कैसे ब्रिटिश संविधान में को चलायमान बनाए रखने में हेल्पफुल है, इसके बारे में जाना। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके किसी प्रकार के कोई सुझाव हैं तो आप हमें दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।